सब लोग रहते थे एक साथ। 1947 के गदर में जो गदर मचा उससे हर प्रत्येक व्यक्ति वाकिफ है। लगभग 10,000 लोगों की जान गई उसमें, 10 लाख लोगों की जान गई, जिसमें आप ये कहेंगे कि धर्म की रक्षा के लिए बहुत से लोगों ने धर्म को बचाने के लिए और कोई दूसरे धर्म को ज्वाइन ना कर हिंदू धर्म को रखने के लिए उन्होंने उस स्थान को छोड़कर आज जो हिंदुस्तान का एरिया उसमें आने का काम किया। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पूर्वजों ने हमारी बहन बेटियों की इज्जत ना लूटी जाए, असमत ना लूटी जाए, अपने ही हाथों अपनी बच्चियों को जहर दे के मारने का काम किया कि ये बात कही गई कि धर्म जिंदा रहना चाहिए। धर्म को जिंदा करने के लिए वो लोग यहां आकर बसे, उन्हें प्रत्येक प्रकार की मासाखोरी का काम करना पड़ा, हर प्रकार से छोटे से छोटा काम कर अपने बच्चों को पालना पड़ा, अपने परिवार को पालना पड़ा। लेकिन फिर भी हम लोगों को रेफ्यूजी और शरणार्थी कहा जाता है। रेफ्यूजी हम लोग नहीं है, रेफ्यूजी हम लोग नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक पंजाबी समुदाय के लोग उस एरिया से यहां पर आए, वहां पर जो भी एक नगर एक कस्बा कभी एक ही जाति का बस नहीं सकता, वहां पर प्रत्येक जाति के लोग रहते थे। जो लोग वहां से आए, जो मैं कहूंगा कि जाट समुदाय से संबंधित थे, वो राजस्थान में शिफ्ट हो गए। जो अग्रवाल से संबंधित लोग थे वो आपका गुजरात की तरफ शिफ्ट हो गए। जो पंजाब में बसे हुए लोग थे, जब वो इधर आए तो पंजाब और हरियाणा और इधर शिफ्ट हो गए। जिस प्रकार से उग्रवाद ने अपना एक उग्रवाद जिस प्रकार से पंजाब में फैला, तो बहुत से लोग ये कह सकता हूं कि पंजाब के लोग हरियाणा में, दिल्ली में जाकर शिफ्ट हुए। क्या उन्हें रेफ्यूजी कहा जाएगा? वो तो एक ही देश का हिस्सा थे। उस हिस्से से हम लोगों ने इधर आने का काम किया, हमें इस प्रकार से बात सुननी पड़ती है। मैं तो ये कहूंगा कि इस प्रकार से कोई ऐसा एक्ट बनाया जाए, जिस प्रकार से जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए किया, ऐसा एक्ट बनाया जाए जो पाकिस्तानी या ऐसे शब्दों का हमारे बारे में या किसी भी व्यक्ति के बारे में इस्तेमाल करे तो उनको सजा का प्रावधान होना चाहिए। मैं ऐसी बात करूंगा, क्योंकि हमारी वहां पर हम ये कहेंगे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें हमारी कुल देवी का भी नहीं मालूम, क्योंकि कुल देवी हमारी हिंगलाज माता है जो आज पाकिस्तान के अंदर स्थित है। क्योंकि किसी प्रकार से किसी वर्णन में आता ही नहीं, किसी बारे में बताया जाता ही नहीं। मैं तो ये सरकार से मांग करूंगा कि इस बारे में सख्त से सख्त प्रावधान बनाया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री आफ्ताब अहमद जी। धन्यवाद सर। मैं आज जो वर्ष 2023-24 के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री होते हुए ये बजट पेश किया है, उसके बारे में अपनी बात रखने के लिए आपने मौका दिया। सर, बजट एक डेवलपमेंट का रोड मैप है जो आगे आने वाले समय में किस तरीके से प्रगति पर जो है आए उस चीज़ के लिए। लेकिन मैं एक बात को सबसे पहले कहना चाहूँगा कि आंकड़ों से पहले मैं कहूँगा कि बजट की विश्वसनीयता वो अब जो है उसकी हर साल जो है एक ही बात को, एक ही डेवलपमेंट को बार बार अपनी बजट घोषणाओं में करना, ये सरकार की मैं समझता हूँ या तो लापरवाही है या फिर सरकार की नीयत नहीं है कि उन चीज़ों को पूरा करे। बजट 2021 में 21-22 में पेज नंबर 25 पे इरिगेशन के मद में कहते हैं मेवात क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार 100 क्यूसेक की मेवात फीडर कैनाल का निर्माण करेगी। 2022-23 में फिर से कहा जाता है पेज नंबर 47, पहले 200 क्यूसेक की थी, इसे बढ़ाकर 200 क्यूसेक कर दिया गया, लेकिन काम आज तक नहीं शुरू हुआ। सर, मैं ये बताना चाहता हूँ 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा चुनाव से पहले इसका शिलान्यास भी कर दिया था। सर, बजट में अगर कोई चीज दी गई है तो उसकी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, नहीं तो बजट की अगर विश्वसनीयता नहीं रहेगी। इसी तरीके से सर 2021-22 में पेज नंबर 30 में कहते हैं कि शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज में डेंटल कॉलेज बनाया जाएगा नल्हड़ में। फिर 22-23 में फिर से कहा जाता है कि शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज में नल्हड़ में 2 साल के अंदर मेडिकल कॉलेज कंप्लीट कर दिया जाएगा। 2023-24 में अब तो जिक्र आया नहीं, लेकिन एक जिक्र अब नया कर दिया कि 2023-24 में कि एक्सीलेंस इन प्रिवेंटिव हेल्थ करा जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन को अपग्रेड किया जाएगा। सर, मैं कहना ये चाहता हूँ, इसी तरह 2021-22 में एक घोषणा करी गई कि मेवात मॉडल स्कूल को
मॉडल संस्कृति स्कूल हमारे शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं के स्तर पर अपग्रेड करके एकीकृत किया जाएगा। उसका एकीकृत तो ये क्या किया कि वो स्कूल जो है वो डिपार्टमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में उसको मर्ज कर दिया गया। मेवात मॉडल स्कूल में 8000 बच्चे जो छात्र छात्राएं अगर शिक्षा उच्च स्तर ग्रहण कर रही थी उसका भी जो शिक्षा के महकमे के अंतर्गत दे दिया। अगर ऐसे शिक्षा विभाग सही काम कर रहा होता तो इस चीज की जरूरत ही क्या थी। सर, मैं बजट के ऊपर जब बोलता हूं तो इस बात के लिए कहते हुए कि इसमें कहा गया है कि बहुत प्रगतिशील है। सर, जिस राज्य का बजट का जो डेट पार्ट है, जो कर्जा लेने का है, 2014-15 में जिस प्रदेश में 70,931 करोड़ रुपए का कर्जा हो और 2023-24 में जो आज यहां आंकड़े दिखाए गए हैं 2,85,885 करोड़ रुपए का कर्जा है। 4 गुना ज्यादा कर्जा बढ़ गया। और सर, उसमें जब बात करते हैं कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट ना होता, अगर जीरो डेफिसिट होता, जब भी मानते कि कर्जा लेके किसी चीज के ये वित्त विभाग को सही तरीके से उसका जो है वित्त प्रबंधन को किया गया, लेकिन कैपिटल अकाउंट में जिससे राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है, जो हमारे पास पैसा, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो सरकार चलाने की चलता रहेगा। सर, इस साल का जो कैपिटल अकाउंट है वो सिर्फ 18,460 करोड़ रुपए का है। आप अंदाजा लगा सकते हो सर, पिछले वर्ष जो हमने इंटरेस्ट और डेट की पेमेंट करी वही 53,000 करोड़ पिछले साल थी और इस साल जो दिखा रखे 64,000 करोड़। ये वित्तीय प्रबंधन, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारे को पैसा ज्यादा मिलता, जब तो बात थी कि जो है लोन लिया गया, ये तो उस बात को चीरतार्थ करता है जो हमारे हुड्डा साहब हमेशा कहते हैं, कर्जा लो, घी पियो और मौज करो। ये सरकार का शायद इस तरह का सिद्धांत है। सर, मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहूंगा कि ये सारी जितने कर्जे के सारे पैरामीटर्स है ना, इसको कह के FRBM के पैरामीटर्स हैं उसको छुपाया जाता है, लेकिन सर ये प्रदेश के हित में नहीं है, कहीं हम डेट ट्रैप में ना फंस जाएं। इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अगर कर्जा लिया जाए और उसके लिए किया जाए तो लोन रीपेमेंट और इंटरेस्ट के लिए किया जाए तो वो ये कोई संकेत जो है अच्छे नहीं है। सरकार अपने बजट पेश करती है, बार बार उन्हीं परियोजनाओं को करती है। सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार को या तो घोषणाएं करने से पहले इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो बार बार रिपीटेड अगर बजट की अनाउंसमेंट्स में अगर उन चीजों को पूरा नहीं किया जाएगा तो मैं समझता हूं बजट की अपनी जो सैंक्टिटी है ना, जो विश्वसनीयता है, उसमें असर पड़ेगा। और इंप्लीमेंटेशन के लिए अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, जिसके लिए महकमों को इस चीज के लिए करना चाहिए किसी चीज के लिए। सर, मैं एक ही मत को लूंगा क्योंकि फिर आप घंटी बजा दोगे, क्योंकि आप जो है डिप्टी स्पीकर साहब तो चलते दे रहे थे लंबा, लेकिन अब आप आ गए हो तो आप करोगे। सर, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट को ही लूंगा क्योंकि मैं मानता हूं मूलभूत विकास के लिए किसी भी प्रदेश और किसी भी ह्यूमन के लिए, मनुष्य के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जो है सबसे बड़े पैरामीटर्स है। सर, हेल्थ का डिपार्टमेंट का जो बजट इस साल का है वो है 7,057 करोड़, लेकिन सर जब हेल्थ की बात करते हैं तो अब हेल्थ में जोड़ दिया मेडिकल एजुकेशन, आयुष, फैमिली हेल्थ और 3-4 महकमों का इकट्ठा करके तो एक महकमा बना दिया। और इसमें जब बात आती है सर हेल्थ डिपार्टमेंट की, कहूं पहले तो 300 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, सिर्फ 300 करोड़, जिसमें पूरे प्रदेश के हॉस्पिटल्स भी हैं, CHC हैं, PHC हैं, डिस्पेंसरी हैं, पूरे प्रदेश के